हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूट्यूटोरिया के द्वारा जारी जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करेंगे। हमने पिछले अपने वीडियो में बजट को देख लिया था और जो भी आर्थिक समीक्षा थी उसको देख लिया था और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थे मैं हम लोगों ने उनको कवर कर लिया था। आज हम आगे के करंट अफेयर्स को कवर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में उपयोग की जाने वाली जो कोविड वैक्सीन हैं उनको किन किन कंपनियों ने बनाया है, उनको इस्तेमाल करेंगे और उनका प्रकार क्या है। मतलब कि वो जो वैक्सीन बनी है वो किस बेसिस पे है, किस टेक्नोलॉजी पर है, वो आधारित है। मतलब उसका वेक्टर क्या है, क्या उसमें वायरस है या आरएनए है या डीएनए है या एमआरएनए है, किसके बेसिस पे वो टीका बनाया गया है उसको देखेंगे। तो देखिए इंकोवैक, तो ये इंट्रानेजल वैक्सीन है ये, और इंकोवैक पहला इंट्रानेजल वैक्सीन था। ये भारत बायोटेक ने बनाया है इसे। और एनोकोवैक्स ये इनएक्टिवेटेड सरस कोविड 2 डेल्टा वेरिएंट के लिए था ये। और ये आईसीएआर प्लस एनआर से दोनों मिलकर बनाई है। कोविशील्ड की अगर बात करें तो नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर है, इसमें वायरस का इस्तेमाल किया गया, याद रखेंगे। और वो भी कौन सा, तो नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया कोविशील्ड में। और बनाया है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोवैक्सीन को क्या है इसमें, तो इसमें है इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड, यानी कि इसके अंदर जो पैथोजन इस्तेमाल किया गया है वो इनएक्टिवेटेड है। और इसको बनाया भारत बायोटेक ने और आईसीएमआर ने। रूस की स्पुतनिक 5, यानी स्पुतनिक वी भी कहते हैं इसको, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है ये। और इसे बनाया है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये रसिया की है, सबको पता होगा। और इसको बीपीएससी पूछ चुकी है। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन, ये एमआरएन टेक्निक पर आधारित है और ये बनाई है मॉडर्ना कंपनी ने। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है और इसे बनाया है जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। और जाइकोव डी, ये डीएनए बेस्ड है और इसको जैडस कार्डिला, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, उन्होंने बनाई है। कोवोवैक्स, ये प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड है और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोर्बेवैक्स, ये प्रोटीन सब यूनिट का है और इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है। स्पुतनिक लाइट की अगर हम बात करें तो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है और इसे गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका वाला, जिसने क्षमा करिएगा रूस वाला, जिसने रूस की स्पुतनिक वी बनाई है, उसी ने ही स्पुतनिक लाइट भी बनाया है। तो ये कुछ कोविड-19 वैक्सीन हैं जिनका इस्तेमाल अभी हाल के वर्षों में किया जा रहा है। भारत का पहला कोविड टीकाकरण अभियान जो था 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुआ था। 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया था। तो इनको आप याद रखें। अब इसरो के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण मिशन क्या है हाल ही में, तो वन वेब इंडिया 2, ये मार्च 2023 में किया जाएगा। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो ये तो मार्च में हो गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे वन वेब इंडिया। और ये लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए। और है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS 07, फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया। और SSLV D2 से लॉन्च किया गया। EOS 7 के 2 अन्य उपग्रह जासूस 1 अमेरिका में चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आजादी सैट 2 को लॉन्च किया। और EOS 6 नवंबर 2022 में PSLV CS-54 के तहत ओशन सैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया। वन वेब इंडिया 1, याद रखेंगे 2 मार्च 2023 में और 1 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और इसमें मैक 3 का, तो इसमें मैक 2 का, मार्क 3, तो इसमें मार्क 2 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। और ये M3 का, यानी कि लॉन्च व्हीकल M3 का ये पहला वाणिज्यिक मिशन था। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए थे। EOS 2 की अगर हम बात करें तो अगस्त 2022। और SSLV D1 इसके विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। DSEO मिशन जून 2022। PSLV C-53 सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। अगर हम GSAT-24 की बात करें तो जून 2022 में। और एरियाना 5, ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। अब है EOS 4, फरवरी 2022 में PSLV C-52। EOS 04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। EOS 4 के साथ 2 छोटे उपग्रह INS 2D और INS पायर स्टेट 1 छोड़े गए। EOS 3 की अगर हम बात करें तो अगस्त 2021 में। और GSLV F10 यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो कि असफल रहा था, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये भारत का पहला था जो कि असफल रहा था। एमेजोनिया 1 फरवरी 2021 में PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी
अवलोकन उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया। याद रखेंगे विकसित किसके द्वारा था? ब्राजील के द्वारा, लेकिन लॉन्च किसने किया? ये इसरो का है, स्पेस यान, याद रखेंगे। अब ऑपरेशन 2022-23 के और उसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई और उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने चलाया। तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग की छापामारी को लेकर के। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई और एनसीबी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल जून 2022 में रेलवे के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत और भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना, ये था लक्ष्य। ऑपरेशन गंगा ये केंद्र सरकार के द्वारा चला गया था। रूस यूक्रेन के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस भांग की खेती की आपूर्ति को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल महिलाओं और बच्चों के तस्करों को रोकने के लिए। ये बीपीएससी 68 में पूछ चुकी है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। चलिए अब ऑपरेशन गंगा के बारे में जान लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा न्यूज में क्यों रहा। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य जो था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए 4 मंत्रियों को भेजा गया था। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और जनरल वीके सिंह को पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमेनिया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र देश दोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा घोषित किए गए हैं। अन्य बिंदु क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यों है? यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले अगर हम देशों में बात करें तो रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर। और इनके राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री है डेनिस शमिहाल। अब हम इन्वायरमेंट से जुड़ी कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट हमने कई बार कवर किया है, तो जिन लोगों ने हमारा ये रिपोर्ट नहीं देखा है तो प्लीज हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए या वो वीडियो पॉज करके आराम से वन रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। हमने इसको कई बार कवर किया है। क्योंकि ये 2021 का है तो जाहिर सी बात है कि हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है। और जो लोग नहीं कवर पढ़े हैं, जिन लोगों की जानकारी नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके जरूर देख लें। अब हम रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल। वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावित हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वां रामसर स्थल के रूप में सलबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियां। तो इससे इसको हम देखने से कि कौन कौन 2022 में शामिल किया गया, उससे पहले हम थोड़ा रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था। 1974 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल था। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कुल 2549.44 वर्ग किलोमीटर, लगभग 96.76% क्षेत्रभूमि आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि क्या है? तो रेणुका वेटलैंड जगह भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज है। चलिए कमेंट करके बताइए कि हरिके बैराज कहाँ पर है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। इनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 14 में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल
10 रामसर स्थल शामिल है। भारत के कुल 75 रामसर स्थल 13,26,670 हेक्टेयर यानी कि 13.3 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से लेकर के 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। अब हम देख लेते हैं खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया है, फरवरी 2022 में शामिल किया गया था, गुजरात में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, आला आर्द्र भूमि मिजोरम। नाम याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब दोस्तों, वीवीआई फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पिचावरम तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु, किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कुडनुकुलम पक्षी अभ्यारण्य पुंथनकुलम है। कुडनुकुलम तो आपको पता होगा कि ये परमाणु संयंत्र है। पुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु। वेम्पन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। बुदबदूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु के जगहों को शामिल किया गया है एज ए रामसर साइट्स। सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा, तंपारा झील ओडिशा, अंसुपा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, इन सबको 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, नाम याद रखेंगे, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। और थाने क्रीक महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, थाने जानते हैं महाराष्ट्र में ही है। नंदा झील गोवा में है। रंगना थिट्टू पश्चिम अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। हाईगम सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन ये जो 75वां भारत का बना था ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है आपका दोस्तों, बिना इसको याद किए हुए कोई काम नहीं चलने वाला। लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो कि समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह पत्र जो है ये डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तट थोंडी बीच लक्षद्वीप में है और इसको अक्टूबर 2022 में अधिसूचित किया गया। किसमें? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में। कदमत बीच ये भी लक्षद्वीप में है। कोवलम बीच ये भी तमिलनाडु में है। और एक ईडन समुद्र तट ये पौंडीचेरी में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, घोघला कहाँ पड़ता है तो दीव में, कासरगोड और पुदुबिद्री ये कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, ऋषिकुंड आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सबको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है यह फॉरेस्ट रिपोर्ट राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FA के द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट किए गए। 30 वर्षों में लगभग 10 से 10.34% वन में कमी आई है। ये आप याद रखेंगे, ये वाला सिर्फ 2015 से 2020 के बीच हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहा है। विश्व में कुल वन क्षेत्र का लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर है जो कि पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। अपडेट याद रखेंगे, 4 जनवरी 2023 को। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या है तो प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना, जीवाश्म ईंधन के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना, अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी।
नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में कि भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 3.6 गीगाटन की कमी आएगी। आयोजन स्थल क्या है शर्म से किसका, तो COP27 की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से लिए गए, तो अनुकूलन कोष में कुल 230 मिलियन डॉलर से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्पविकसित देशों को लॉन्स एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी कि मैक लॉन्च किया गया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो याद रखेंगे अनुकूलन कोष, लॉस एंड डैमेज फंड और मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी कि मैक प्रोग्राम। अब COP27 में भारत ने क्या क्या कमिटमेंट करी है, तो भारत ने 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। इसको कहते हैं LT-LEDs, लॉन्ग टर्म एमिशन यानी कि लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट। ये है आपका कम उत्सर्जन विकास रणनीति। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन की नीति के उद्देश्यों को शामिल किया गया है। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा, जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे COP26 में भारत का क्या रोल रहा था। तो वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों मतलब 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाया गया। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्हें पंचामृत का मंत्र दिया जो निम्न है। पहला क्या है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर के 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब केंद्र सरकार के द्वारा 2022-23 में लाए गए अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम 2022 उसके प्रमुख उद्देश्य हम देखेंगे केवल। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है। याद रखेंगे किसके तहत, तो वन अधिनियम 1980। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संशोधन होगा। उसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नया नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया है। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन्वायरमेंट से कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या वन लाइनर करंट अफेयर्स रहे। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क
एशियाई शेरों को राज्य में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक संगठन शुरू करने और लगभग $100 बिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 इमिशन ने 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है और इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार, स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना। भारत टैप पहल, आवास और शहरी मामले मंत्रालय उद्देश्य इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलदूत ऐप शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है, तो गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों की इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिस्टी योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है और देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव पौधे को रोपना है, यानी कि लगाना है। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक गिर क्षेत्र में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लायन एक्ट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के जीवन शैली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। UNCCD के COP15 का आयोजन कोट डी आइवरी के अबिदजान में किया गया। थीम क्या था, तो भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। ठीक है, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बर्ट डेजर्टिफिकेशन, इसका 15वां संस्करण हुआ था। जगह का नाम याद रखेंगे, कोट डी आइवरी, अबिदजान। 1 जुलाई 2022 से सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस 2021 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3.6 अरब लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे। 22 से 27 मार्च 2022 तक 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया। 14वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया की बाली में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। विषय पारिस्थितिक सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करेगा। उनविंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को इस बैठक में अपनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई संयुक्त अरब अमारात में हुए 8वां ग्रीन वर्ल्ड इकोनॉमी समिट के दौरान मंत्रिपरिषदीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहले तराई हाथी रिजर्व यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व को
मंजूरी प्रदान की। तमिलनाडु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई में एरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। केरल में आई जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आईएसए की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को दो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये आईएसए, भारत और फ्रांस के को 2 साल के लिए पुनः सह अध्यक्ष चुना गया है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरीके से हरित ऊर्जा में बदल गया, जो कि 95% ऊर्जा आवश्यकता हाइड्रो और पवन ऊर्जा से 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड के द्वारा नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयी जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड वन विभाग ने रिसर्च विंग के द्वारा नारायणखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया और इसकी स्थापना गोएगो कंपनी ने की है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकॉक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 17वां कौन था? तो नंजरायन टैंक। और काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला वन्य अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया है। IUCN के द्वारा अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया गया है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया और इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज ऑफ इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। भारत में पहली बार OCEANS 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना था। पौंडीचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी। इस पार्क में सबसे लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत जिला कलेक्टरों के द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएगी। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को
बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत करी है। दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फार्म रेक्सोल से लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं। अब 2022-23 में जो प्रमुख समझौते हुए हैं डिफरेंट देशों के बीच, उनको देख लेते हैं। मार्च 2023 में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर हस्ताक्षर भारत और मेक्सिको। मार्च 2023 सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। फरवरी 2023 राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौता भारत और फिजी। फरवरी 2023 समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने हेतु कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और सेशल्स। फरवरी 2023 हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर भारत और गुयेना। जनवरी 2023 राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत और पनामा। जनवरी 2023 ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी लेवल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर भारत और यूएई। नवंबर 2022 जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर भारत और डेनमार्क। अक्टूबर 2022 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता भारत और आर्मेनिया। सितंबर 2022 शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूएई। सितंबर 2022 जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के समझौता भारत और नेपाल। सितंबर 2022 राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मडागास्कर। सितंबर 2022 रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मिस्र। अगस्त 2022 नाविकों के सुगम आवाजाही, प्रशिक्षण, सुरक्षा आदि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ईरान। अगस्त 2022 परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस। अगस्त 2022 कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर भारत और ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2022 टेली शिक्षा, ई विवेब, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत और मडागास्कर। जून 2022 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण के सहयोग क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता भारत और कनाडा। जून 2022 आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एमलैट पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड। मई 2022 निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर भारत और अमेरिका। मई 2022 नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के समझौता भारत और जर्मनी। अप्रैल 2022 आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत और ऑस्ट्रेलिया। अप्रैल 2022 में कौन सा हुआ था, तो घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान। अप्रैल 2022 विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली। मार्च 2022 शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव। मार्च 2022-25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ओमान। अब भारत के प्रमुख अधिकारियों की बात कर लेते हैं कि अभी भी कौन है। तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं, वित्त सचिव टीबी सोमनाथन है, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, वाणिज्यिक सचिव सुनील बर्थवाल है, कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां है ये, और सीजीए भारत के लेखा महानियंत्रक श्री एस दुबे है 28वां। भारत के मुख्य सांख्यिकविद है जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन 16वां। 15वां थे कौन, के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 50वें हैं और यूयू ललित 49वें थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत है।
आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता है। सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल है। आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका है। रॉ प्रमुख समंत कुमार गोयल है। भारत की आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें है। उप गवर्नर टी.आर. शंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवदत्त पात्रा है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अन्ना। भारतीय बोर्ड के सीईओ के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ डॉक्टर सौरभ गर्ग है। अब भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें हैं और ये 25वें थे। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें। प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें भी है। अन्य सदस्य अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है 11वें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संगीता वर्मा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। लोकसभा लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, उनको दोबारा बनाया गया है। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार। भारत के राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है। दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति विपक्षी उम्मीदवार असवंत सिन्हा थे। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलावा थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वें हैं ये। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है 13वें हैं ये। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ये 10वें अध्यक्ष हैं। वर्ष 2022 की प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं कि किनको किन स्थानों पर नियुक्त किया गया है। पहले हम राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। तो राजीव लक्ष्मण करिंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। हंसराज गंगाराम अही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। साझी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अध्यक्ष। डॉक्टर अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये। शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बनाए गए। मैरी कॉम 10A की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। विश्वनाथन आनंद पाइड के उपाध्यक्ष। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान महापरिषद के महानिदेशक। रंजीत रथ ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष। मनोज कुमार खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष और डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष। मनोज सोनी। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के एमडी और सीईओ है। सुरेंद्र चावला पेटीएम के एमडी और सीईओ है। जीएवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। रश्मि शुक्ला एसएसबी के महानिदेशक है। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक है। सुजय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के महानिदेशक है। अतुल करवाल एनडीआरएफ के महानिदेशक है। सुजय लाल थाउसेन पीएसएफ के महानिदेशक है। अनीश दयाल आईटीबीपी के महानिदेशक है। सत्यनारायण प्रधान एनसीबी के महानिदेशक है। प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल्स के महानिदेशक है। गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर के 14वें महानिदेशक हैं। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं। उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। संतोष कुमार यादव नहाई के यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नितिन गुप्ता सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं। विवेक चौधरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड
ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स, ये इसके अध्यक्ष है। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष है। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के प्रमुख समन्वयक हैं। अमिताभ कांत भारत की G20 के सिरपा हैं। कृष्णम रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, इससे पहले रेखा एम मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक है। वीएस राजू थल सेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल एपी सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। रंजन प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष। शशि सिन्हा बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष। आरडीएस भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। देवाशीष पांडा आरडीए भारतीय सीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। शोभा मंडल सेल के अध्यक्ष। एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष। टाटा सन्स के अध्यक्ष। पुनः विभिन्न पदों पर नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिलाएं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नला थम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष सीएमडी। गीता मित्तल प्रसंस्करण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस कुलपति। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। धृति बैनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। तडांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला। अस्रिता वी ओलेटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली पहली महिला। जगदीप पावंडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला। माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ करंट अफेयर्स। अब हम आगे के करंट अफेयर्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।